नॉट एवरी सिंगल न्यूज इज इम्पोर्टेंट फॉर यूपीएससी। अगर आप राइट न्यूज पढ़ते हैं तो आपका स्कोर कार्ड चेंज हो सकता है। तो आज का जो न्यूज़पेपर एनालिसिस है वो पैक्ड है कॉन्स्टिट्यूशन से, इकोनॉमी से, गवर्नेंस से और जुडिशरी अपडेट से, ऑल डायरेक्टली लिंक टू प्रीलिम्स एंड मेंस। वेलकम बैक टू फीडबैक आईएएस। आई एम नासिर सैफी, फैकल्टी ऑफ करंट अफेयर्स। दोस्तों, आपका द हिंदू का जो न्यूज़पेपर एनालिसिस है या आप कह सकते हैं करंट अफेयर्स की जो क्लासेस है उसमें स्वागत है। आज का जो हम न्यूज़पेपर एनालिसिस कर रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं। आज के जो आर्टिकल हैं दोस्तों, मैंने इनिशियली वीडियोज में बताया, आज के जो आर्टिकल हैं जीएस पेपर 2 कॉन्स्टिट्यूशन से, गवर्नेंस से, इकोनॉमी से, ऑल डायरेक्टली लिंक टू प्रीलिम्स एंड मेंस। हमारी जो करंट अफेयर्स की जो क्लासेस होती हैं दोस्तों वो प्रीलिम्स से पर्सपेक्टिव से भी होती हैं और मेंस के पर्सपेक्टिव से भी होती हैं। दोस्तों, आपको जैसे पता होगा हमारा जो है आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग का प्रोग्राम लॉन्च हो चुका है और बहुत सारे बच्चे क्वेरी कर रहे हैं कि हमारे प्रोग्राम में है क्या, व्हाट इज़ द फीचर्स, व्हाट इज़ द बेनिफिट, और ये जो प्रोग्राम है किसको ज्वाइन करना चाहिए। सारी जो डिटेल है दोस्तों आप हमारी जो वेबसाइट है feedbackias.com उस पर जाकर विजिट कर सकते हैं या हमारे टेलीग्राम के चैनल पर जाकर देख सकते हैं, या दोस्तों मैं जो इसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा कि हमारा आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग का प्रोग्राम बेसिकली है क्या और किसको ज्वाइन करना चाहिए। अर्लियर मैंने बताया है कि व्हाट इज़ द फीचर। अगर मेरी आप पिछली वीडियो देखेंगे तो मैंने उसमें बताया है कि हमारा जो आंसर राइटिंग का प्रोग्राम है वो कैसा है और कितना अफोर्डेबल है, दूसरे जो आंसर राइटिंग के प्रोग्राम हैं उनसे कितना बेहतर है, हमने ये बताने की कोशिश की है। और आपको पता होगा दोस्तों आंसर राइटिंग कितनी इंपॉर्टेंट है यूपीएससी एग्जाम के लिए। आंसर राइटिंग इज वेरी एसेंशियल फॉर यूपीएससी एग्जाम। तो आप आंसर राइटिंग के प्रोग्राम को देखिए और आंसर्स लिखना शुरू कीजिए अगर आप यूपीएससी 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। दोस्तों, चलिए क्विकली देख लेते हैं आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल कौन से हैं हमारे यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से। जैसे ही मैंने इनिशियल वीडियो में बताया कि एवरी न्यूज हेडलाइन इज नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर यूपीएससी। अगर आप राइट वन न्यूज को पढ़ते हैं तो आपका जो स्कोर कार्ड है वो चेंज हो सकता है, आपका प्रीलिम चेंज हो सकता है। जो बच्चा राइट तरीके से न्यूज पढ़ता है, यूपीएससी के सिलेबस से कनेक्ट करके न्यूज पढ़ता है, तो उसका प्रीलिम्स क्लियर होता है, और जो ऐसा नहीं करता है उसका प्रीलिम्स क्लियर नहीं होता। यही डिफरेंस होता है प्रीलिम्स जो क्लियर करता है और जो प्रीलिम्स क्लियर नहीं करता है। तो इसलिए करंट अफेयर्स को बिल्कुल भी स्किप ना करें और इसको पढ़ते रहें, हमारे द्वारा पढ़ते रहें, फीडबैक आईएएस के प्लेटफॉर्म पे पढ़ते रहें। फीडबैक आईएएस एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनने जा रहा है जो यूपीएससी की जर्नी में आपको हेल्प करेगा, कैसे आपको गाइड करेगा कि यूपीएससी की प्रिपरेशन कैसे करनी है, और दोस्तों आपको फीडबैक देता रहेगा। अगर मान लीजिए दोस्तों मैंने तैयारी शुरू की, मेरा कोई भी बैकग्राउंड नहीं था यूपीएससी रिलेटेड, मेरे घर में ना तो कोई आईएएस था ना कोई आईपीएस था, इवन मेरे घर में किसी की गवर्नमेंट जॉब भी नहीं थी, तो मुझे कोई गाइडेंस देने वाला नहीं था, मुझे कोई फीडबैक देने वाला नहीं था, मुझे ये बताने वाला नहीं था मैंने गलती कहाँ की है। अगर आपके पास कोई फीडबैक देने वाला है तो आप अपनी जो वीकनेस है उस पर काम कर सकते हैं, अपनी गलतियों पे काम कर सकते हैं। तो ये काम फीडबैक आईएएस आपके लिए कर रहा है। फीडबैक आईएएस एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन रहा है जो आपको फीडबैक देगा और आपकी मिस्टेक में सुधार करेगा, जिससे आपका यूपीएससी क्लियर हो। चलिए क्विकली देख लेते हैं आज का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है दोस्तों, क्विकली देखते हैं। तो हमारे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आज जो डेट हो रही है, व्हाट इज द डेट टुडे दोस्तों, आज जो डेट है 26 अगस्त, कितना 26 अगस्त हो रही है, और हम डेली द हिंदू का न्यूज़पेपर एनालिसिस कर रहे हैं फीडबैक आईएएस के ऊपर। हम डेली करंट अफेयर्स पढ़ा रहे हैं। अगर आप यूपीएससी प्रीलिम्स
की तैयारी आपने शुरू ही की है या आप इनिशियल डेज में हैं, तो हमारा जो करंट अफेयर्स की क्लास है आपके लिए रामबाण साबित हो सकती हैं। और आप अपेयर करने वाले हैं 2026 का जो यूपीएससी का प्रीलिम्स होने वाला है, तो हम प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से भी पढ़ाते हैं और मेंस के पर्सपेक्टिव से भी पढ़ाते हैं। तो हमारा जो पहला आर्टिकल है दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या आपको पता है दोस्तों, कोई भी गाइडलाइन है जो सोशल मीडिया है, जो सोशल मीडिया कोई भी गाइडलाइन है अभी हमारी कि जो सोशल मीडिया रेगुलेशन है उसके ऊपर, इसी पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है यूनियन गवर्नमेंट से कि आप एक गाइडलाइन बनाएं जो सोशल मीडिया रेगुलेशन है। राइट टू स्पीच इसलिए यूज नहीं की जा सकती कि किसी को भी उससे हर्ट किया जा सके। एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है। अगर आप आर्टिकल 19 की बात करेंगे उसमें भी रीजनल रिस्ट्रिक्शन है। इसको डिटेल में देखेंगे हम दोस्तों, आगे हम डिटेल में देखेंगे व्हाट इज दिस आर्टिकल एंड इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है और इसका बैकग्राउंड क्या है और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, वो सारी चीज़ें देखेंगे। ये जो दोस्तों जीएस पेपर 2 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इवन अगर हम बात करें प्रीलिम्स के लिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज इसमें इंक्लूड हो जाती है पॉलिटी। आपको पता होगा दोस्तों, पॉलिटी से 10 to 12 क्वेश्चन प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं, तो आपको पॉलिटी को बहुत स्ट्रॉन्ग करना है। अगला आर्टिकल क्या है दोस्तों, अगला जो आर्टिकल है इंटरनेशनल रिलेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जीएस पेपर 2 के लिए, जीएस के पेपर 2 है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और दोस्तों आपको पता होना चाहिए इंडिया के लिए फिजी जो कंट्री है वो इतनी इम्पोर्टेंट क्यों हो जाती है और इंडिया के लिए कितनी इम्पोर्टेंट हो जाती है, और आपको इसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन पता होनी चाहिए। ये जो टॉपिक है दोस्तों जीएस पेपर 1 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जीएस पेपर 2 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इंडिया जगह है दोस्तों, फिजी के जो कौन है प्राइम मिनिस्टर, तो वो क्या है, वो इंडिया की विजिट पर हैं। तो इंडिया की विजिट पर हैं तो उन्होंने क्या कहा है, ओपन इंडो पैसिफिक एंड डिफेंस कोऑपरेशन पर बात हुई है। तो इस आर्टिकल को हम डिटेल में समझेंगे, हम बताएंगे कि फिजी की लोकेशन क्या है, कॉन्टेक्स्ट क्या है, बैकग्राउंड क्या है, इंडिया और जो फिजी के रिलेशन है वो कैसे हैं, सारी चीज़ें हम दोस्तों डिटेल में देखेंगे। आप वीडियो के लास्ट तक बनी रहिएगा। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है स्पेशली यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए। अगर हम स्पेशली यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए कह रहे हैं तो इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों कि जो अदर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उनके लिए हमारा जो करंट अफेयर्स है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, वो उतना ही इम्पोर्टेंट है जो अदर एग्ज़ाम के लिए। हम बस यूपीएससी के लिए पढ़ा रहे हैं, इसलिए यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से हम ज़्यादा बताते हैं। अगला जो आर्टिकल है दोस्तों, अगला आर्टिकल बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। जो कॉलेंजम ने रिकमेंड किया है दोस्तों, क्या किया है, कॉलेंजम ने रिकमेंड किया है जो सीजीस हैं बॉम्बे हाई कोर्ट के और पटना हाई कोर्ट के और जो बॉम्बे हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं उनको रिकमेंड किया है कि कौन होंगे बॉम्बे हाई कोर्ट और पटना हाई कोर्ट के। ये रिकमेंड किसने किया है दोस्तों, ये कॉलेंजम ने रिकमेंड किया है। अगला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ये तो दोस्तों जीएस पेपर 2 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला आर्टिकल है कि सुप्रीम कोर्ट ने यूनियन गवर्नमेंट ने क्या अलाउ किया है, सेंटर ने अलाउ क्या किया है, क्या यूपीएस कन्वर्ट हो सकता है, क्या यूपीएस कन्वर्ट किया जा सकता है एनपीएस में। तो सेंटर अलाउ 1 टाइम स्विच फ्रॉम यूपीएस टू एनपीएस। तो 1 टाइम स्विच, आप एक बार स्विच कर सकते हैं क्या यूपीएस से एनपीएस। तो हम समझने की कोशिश करेंगे दोस्तों, ये पेंशन सिस्टम है, कितने टाइप के पेंशन सिस्टम होते हैं, इनमें डिफरेंसेस क्या होते हैं, कौन इसको ज्वाइन कर सकता है, एनपीएस किसको मिलता है, यूपीएस किसको मिलता है, सारी चीज़ें हम डिटेल में समझने वाले हैं। तो दोस्तों ये जो टॉपिक है जीएस पेपर 3 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। रिसेंटली दोस्तों आपको पता होगा
रिसेंटली दोस्तों आपको पता होगा ऑनलाइन गेमिंग के ऊपर लोकसभा में अभी बिल पास हुआ। अब वो क्या हुआ है, वो एक्ट बन गया है। हम उसके फीचर्स देखेंगे, व्हाट इज ऑनलाइन गेम कितने तरीके के होते हैं, उसके फीचर्स क्या हैं और रेगुलेशन क्या है, उसमें सारी चीज़ें हम दोस्तों डिटेल में देखने वाले हैं। प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट 2025। तो ये हमारे 5 इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं। जैसा दोस्तों मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि हम जो है द हिंदू के न्यूज़पेपर से पूरा एनालाइज करते हैं और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स होते हैं यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से वो आपके लिए हम लाते हैं। हमारी जो प्रायोरिटी जो रहती है दोस्तों वो आपकी हेल्प करना रहती है कि आप यूपीएससी क्लियर करें, आप यूपीएससी का प्रीलिम्स निकालें, इसलिए हम ला रहे हैं दोस्तों। ऐसा नहीं है, हमारी जो टीम है यूपीएससी के फील्ड में बहुत एक्सपीरियंस टीम है। खुद मुझे यूपीएससी का 12 साल का एक्सपीरियंस है कि यूपीएससी में एग्ज़ाम कैसे होता है, यूपीएससी क्वेश्चन कैसे पूछती है, यूपीएससी में मेंस में कैसे क्वेश्चन आएंगे, इंटरव्यू में कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों ये मैंने खुद पर्सनली फेस किया है कि आखिर क्वेश्चन कैसे आते हैं, बिकॉज मैंने दोस्तों 2 बार इंटरव्यू दिया और 1 बार मेंस लिखा, तो मुझे इस बात का एक्सपीरियंस है कि कैसे क्वेश्चन आएंगे, करंट अफेयर्स पे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और क्विक हम पहले आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द फर्स्ट आर्टिकल, हमारा दोस्तों फर्स्ट आर्टिकल क्या है, फर्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। और व्हाट इज द फर्स्ट आर्टिकल टुडेज न्यूज़पेपर, तो हमारा जो फर्स्ट आर्टिकल है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है कि जो सोशल मीडिया जो रेगुलेशन है उसके ऊपर गाइडलाइन बनाए। किससे कहा है, यूनियन गवर्नमेंट ने। कौन सा केस हुआ था जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने इस रेगुलेशन की बात की है। सुप्रीम कोर्ट क्या थी दोस्तों, के सुप्रीम कोर्ट एक केस सुन रही थी अगेंस्ट द कॉमेडियन, कौन थे, समय रैना, अगेंस्ट द कॉमेडियन समय रैना फॉर इनसेंसिटिव जोक्स ऑन पर्सन विद डिसेबिलिटीज। पर्सन विद डिसेबिलिटी, जो समय रैना है, जो स्टैंड अप कॉमेडियन है, उनका जो केस चल रहा था, तो उन्होंने क्या किया था, फ्री स्पीच कैन नॉट बिकम हर्टफुल स्पीच, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया है समय रैना के केस में कि फ्री स्पीच किसी को हर्ट करने के लिए नहीं हो सकती। आप कह रहे हैं कि मेरा ये फंडामेंटल राइट है कि मैं फ्री स्पीच बोल सकता हूं, लेकिन आप पर्सन विद डिसेबिलिटीज के ऊपर इनसेंसिटिव जोक नहीं कर सकते, आप उसके अपाहिज होने का क्या कर सकते, मजाक नहीं उड़ा सकते, ये बहुत इनसेंसिटिव इशू हो जाता है। तो इसलिए क्या है, फ्री स्पीच कैन नॉट बी बिकम हार्टफुल स्पीच। अच्छा, और सुप्रीम कोर्ट ने आगे क्या कहा है, यूनियन गवर्नमेंट से क्या पूछा है, व्हाट हैज बीन आस्क्ड बाय द यूनियन गवर्नमेंट से पूछा है, आप इसके ऊपर गाइडलाइन बनाइए, आप रेगुलेशन लाइए, जो सोशल मीडिया यूजेज हैं या सोशल मीडिया जो रेगुलेशन है उसके ऊपर प्रिपेयर द गाइडलाइन। आप कंसल्टेशन किससे करना है, अगर आप गाइडलाइन बनाएंगे तो कंसल्टेशन किससे करना पड़ेगा, कंसल्टेशन करना पड़ेगा नेशनल ब्रॉडकास्टर डिजिटल एसोसिएशन, नेशनल ब्रॉडकास्टर एंड डिजिटल एसोसिएशन NBDA। किससे दोस्तों, NBDA से आपको रेगुलेशन करना पड़ा है। दोस्तों आपको पता होगा आजकल जो दौर है वो जो दोस्तों सोशल मीडिया कंज्यूम करने का, हर कोई क्या कर रहा है, हर कोई इंस्टाग्राम यूज कर रहा है, हर कोई फेसबुक यूज कर रहा है, हर कोई टेलीग्राम यूज कर रहा है, हर कोई ट्विटर चला रहा है, तो क्या कर रहा है, हर कोई ऐसे स्क्रॉल कर रहा है। आप देखते होंगे दोस्तों, आप अपने फ्रेंड्स को देखते होंगे, जब वो रील्स देखना शुरू करते हैं तो उनको टाइम का पता ही नहीं चलता है कि कितना हमने इंस्टाग्राम यूज कर लिया, कितना जो यूथ है कितना टाइम वेस्ट कर रहा है अपना इंस्टाग्राम में, फेसबुक में और बहुत सारे जो डिजिटल प्लेटफॉर्म हैं उसमें। तो ये जो सोशल मीडिया है उसको रेगुलेट करने की ज़रूरत है। एक तो यूथ इसमें बर्बाद हो रहा है और दूसरा सबसे बड़ा रीज़न है जो हमारे इन्फ्लुएंसर हैं या जो हमारे इन्फ्लुएंसर हैं वो कुछ भी जोक मारते हैं किसी के ऊपर, वो सोचते हैं ये कॉमेडी है। दोस्तों किसी भी इनसेंसिटिव इशू पर जोक मारना कॉमेडी नहीं हो सकती, किसी अपाहिज पर जोक मारना कॉमेडी नहीं हो सकती, किसी पर्सन विद डिसेबिलिटी पर जोक मारना कॉमेडी नहीं हो सकती। इसलिए इस बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, फ्री स्पीच कैन नॉट बी बिकम हर्टफुल स्पीच। अगर आपका फ्री स्पीच राइट है तो उसका सामने वाले का ये
ये भी राइट है कि आपकी स्पीच से वो हर्ट ना हो। तो फ्री स्पीच पे बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन हैं कि अगर आपको फंडामेंटल राइट दिया गया है, आर्टिकल 19 में अगर आपको राइट दिया गया है कि आपको बोलने का अधिकार है, राइट टू स्पीच है, ये आपका फंडामेंटल राइट है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, बट हर्ट भी नहीं कर सकते आप किसी को। आगे बढ़ें और समझने की कोशिश करते हैं। जैसे दोस्तों जस्टिस जॉय माल्या बच्ची ने क्या कहा है, जस्टिस जॉय माल्या बच्ची ने क्या कहा है दोस्तों, व्हेन यू आर कमर्शियलाइज द फ्री स्पीच, व्हेन यू आर कमर्शियलाइजिंग द फ्री स्पीच यू शुड वेयर इन माइंड टू हर्ट द सेंटिमेंट ऑफ सर्टेन सेक्शन ऑफ सोसाइटी। जब आप क्या करते हैं, फ्री स्पीच को कमर्शियलाइज करते हैं, आई मीन जब आप फ्री स्पीच को पब्लिकली बोलते हैं, कमर्शियलाइज करते हैं, आप इंस्टाग्राम पे फ्री स्पीच करते हैं कि ये हमारा फंडामेंटल राइट है, हम किसी भी टॉपिक पर बात कर सकते हैं। तो आप जब फ्री स्पीच को कमर्शियलाइज करते हैं तो आपको अपने दिमाग में एक बात रखनी चाहिए, जब आप कोई भी बात बोल रहे हैं या फ्री स्पीच कर रहे हैं तो आप किसी भी सेक्शन को हर्ट नहीं कर सकते, सोसाइटी के किसी भी सेक्शन को आप दोस्तों हर्ट नहीं कर सकते। ऐसा कहा है जो हमारे जस्टिस हैं जॉय माल्या बख्शी ने कहा है दोस्तों। अगर हम जस्टिस सूर्यकांत की बात करते हैं जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, अगर हम जस्टिस सूर्यकांत की बात करते हैं जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं दोस्तों, उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा है टुडे वी हैव अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट of disabled person tomorrow, it can be about women, children, senior citizen, anybody can start making fun wherever is all this going to end। मैं इसका मतलब समझाता हूं दोस्तों। जैसे जो समय रैना वाला केस है, समय रैना ने क्या किया, इनसेंसिटिव जोक मारा किसके ऊपर, पर्सन विद डिसेबिलिटी के ऊपर। तो जो सूर्यकांत, जो जस्टिस सूर्यकांत हैं, उन्होंने ये कहा है कि ये जो जोक मारा गया है, जो कल का इंसिडेंट है, ये सिर्फ अभी पर्सन विद डिसेबिलिटी के ऊपर है, ये चिल्ड्रेन के ऊपर भी हो सकता है, ये वुमेन के ऊपर भी हो सकता है, ये सोसाइटी के किसी भी पर्सन के साथ हो सकता है, सीनियर सिटीजन के ऊपर हो सकता है। तो इसको क्या करने की ज़रूरत है दोस्तों, इसको एंड करने की ज़रूरत है, ऐसा कहा है सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं जस्टिस सूर्यकांत। इसको क्या करने की ज़रूरत है दोस्तों, इसको एंड करने की ज़रूरत है। तो मैं दोबारा से इस चीज़ को रिपीट कर देता हूं दोस्तों। टुडे वी हैव अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट of disabled person, tomorrow it can be about women, it can be children, it can be senior citizen, anybody can start making fun, anybody can start making fun wherever is all this going to end। ऐसा कहा सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं, उन्होंने कहा सूर्यकांत जी ने। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं आखिर दोस्तों जो की एससी के जो ऑब्जर्वेशन है, एससी के जो सुप्रीम कोर्ट के जो ऑब्जर्वेशन है वो क्या है, हम वो समझने की कोशिश करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के की ऑब्जर्वेशन क्या है दोस्तों, जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, जो फ्री स्पीच को क्या कर रहे हैं, कमर्शियलाइज कर रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो सोशल मीडिया के जो इन्फ्लुएंसर हैं, बड़े बड़े जो इन्फ्लुएंसर हैं, वो फ्री स्पीच को क्या कर रहे हैं, कमर्शियलाइज कर रहे हैं। पहला जो ऑप्शन है दोस्तों, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कमर्शियलाइज फ्री स्पीच। कोई मान लीजिए कोई फ्री स्पीच के थ्रू किसी के सेंटिमेंट को हर्ट करता है या वल्नरेबल जो ग्रुप हैं उनको हर्ट करता है, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये जो इन्फ्लुएंसर हैं इनके जो कमेंट्स होते हैं, जो क्या होते हैं, जो सेंटिमेंट को हर्ट करते हैं, जो वल्नरेबल ग्रुप होते हैं उनके जो सेंटिमेंट हैं उनको ये लोग क्या करते हैं, उनको हर्ट करते हैं। वल्नरेबल ग्रुप में कौन कौन हो सकता है, पर्सन विद डिसेबिलिटी हो सकता है, पर्सन विद डिसेबिलिटी, वुमेन हो सकती हैं, चिल्ड्रेन हो सकती हैं, सीनियर सिटीजन हो सकते हैं, माइनॉरिटीज हो सकती है। अभी जो इंसिडेंट हुआ है दोस्तों, जो समय रैना का है, उन्होंने जोक किसके ऊपर मारा है, जोक जो मारा है पर्सन विद डिसेबिलिटी होता है। कोई भी आकर क्या कर सकता है, किसी के ऊपर भी फन बना सकता है, किसी के ऊपर भी जोक मार सकता है। इट कैन बी चिल्ड्रेन, इट कैन बी वुमेन, इट कैन बी सीनियर सिटीजन, इट कैन बी माइनॉरिटी। तो हमें क्या है दोस्तों, इसको एंड करना चाहिए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन है। स्मोकिंग PWD ऑब्जेक्टिव ऑफ मेन स्ट्रीम इंक्लूजन इज
इज स्मैश्ड, मेन स्ट्रीम इंक्लूजन इज स्मैश्ड। अगर हम दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने जो यूनियन गवर्नमेंट है उन्होंने कहा है आप ऐसी गाइडलाइन बनाएं जिससे इंश्योर हो जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे उसको क्या किया जाए, उसको डील किया जाए। क्या होगा, गाइडलाइन मस्ट इंश्योर द प्रोपोर्शनेट कॉन्सिक्वेंसेज नॉट जस्ट एम्प्टी फॉर्मेलिटीज। अगर आप कोई गाइडलाइन बनाते तो उस गाइडलाइन के अंदर जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे उससे वो गाइडलाइन डील करे, ऐसा ना हो आप खाली एम्प्टी फॉर्मेलिटीज बनाने, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने यूनियन गवर्नमेंट से बोला है। अच्छा, अब आप सुप्रीम कोर्ट अगर मान लीजिए फ्री स्पीच को क्या करती है, कर्टेल करती है, तो ये तो फंडामेंटल राइट का वायलेशन हुआ। हमारा जो आर्टिकल 19 है वो ये कहता है कि राइट टू स्पीच, राइट टू फ्री स्पीच इज अ फंडामेंटल राइट। हमारा आर्टिकल 19 क्या कहता है, आर्टिकल 19 बोलता है दोस्तों राइट टू फ्री स्पीच इज फंडामेंटल राइट, कर्टेलिंग द फ्री स्पीच इज इफ सुप्रीम कोर्ट कर्टेलिंग फ्री स्पीच इज वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट। हम वो समझने की कोशिश करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर क्या कहा है, नॉट अबाउट कर्टेलिंग स्पीच। ये जो फैसला है और ये जो ऑब्जर्वेशन है सुप्रीम कोर्ट का, ये ऐसा नहीं है कि जो फ्री स्पीच है उसको कर्टेल किया जा रहा है, नॉट अबाउट द कर्टेलिंग फ्री स्पीच बट अबाउट द बैलेंसिंग डिग्निटी एंड फ्री स्पीच, बट बैलेंस अबाउट द डिग्निटी एंड फ्री स्पीच। और दोस्तों कोर्ट का क्या डायरेक्शन है, कोर्ट ने कहा है कि यूनियन गवर्नमेंट क्या करे, ड्राफ्ट करे गाइडलाइन। वो पॉडकास्ट के लिए भी हो सकती है, ऑनलाइन शो के लिए भी हो सकती है, वो इंस्टाग्राम, फेसबुक, जो भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है सारों के लिए क्या है वो गाइडलाइन होगी, और उसके कॉन्सिक्वेंसेस जो होंगे उससे वो गाइडलाइन डील करे, ना कि खाली एम्प्टी गाइडलाइन बनाते जिसका कोई भी लेना देना ना हो। जब ऐसे जैसे अभी कमेंट कर दिया था समय रैना ने, पर्सन विद डिसेबिलिटी के ऊपर, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि गाइडलाइन जो हो वो एक प्रोपोर्शनेट कॉन्सिक्वेंसेस को क्या करें दोस्तों, डील करें। दोस्तों बैलेंस क्या होना चाहिए, ये जो गाइडलाइन हो शुड बैलेंस होना चाहिए। आर्टिकल 19 क्लॉज 1 एंड सब क्लॉज जो है, सब क्लॉज ए, सब 19 क्लॉज 1 एंड सब क्लॉज ए क्या कहता है, वो फ्री स्पीच की बात करता है। राइट टू फ्री स्पीच इज फंडामेंटल राइट है, तो राइट टू फ्री स्पीच की बात करता है। और दोस्तों दूसरा किससे बैलेंस होना चाहिए, आर्टिकल 21 से बैलेंस होना चाहिए, राइट टू डिग्निटी। किससे, राइट टू डिग्निटी ऑफ कम्युनिटीज। अगर मान लीजिए आपका जो फंडामेंटल राइट है, आपका फंडामेंटल राइट है राइट टू स्पीच, आपको किसी ने ये हक नहीं दिया कि आप किसी भी सोसाइटी के सेक्शन को आप हर्ट करें, आपको किसी ने राइट नहीं दिया। जो फंडामेंटल राइट है दोस्तों उस पर बहुत सारे जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन होते हैं, क्या होते हैं, बहुत सारे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन होते हैं। तो नोबडी कैन से दैट कि ये मेरा फंडामेंटल राइट है फ्री स्पीच, और फ्री स्पीच को कमर्शलाइज करना बिल्कुल भी सही बात नहीं है। फ्री स्पीच को कमर्शलाइज नहीं करना चाहिए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट के जज कह रहे हैं। तो जो कॉमेडियन है समय रैना, उनसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आपको एक अनकंडीशनल पब्लिक अपोलॉजी देनी होगी, आपको एक अनकंडीशनल पब्लिक अपोलॉजी देनी होगी। आपके जितने भी प्लेटफॉर्म हैं सारे प्लेटफॉर्म पे आपको क्या देनी होगी, जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है उन पर आपको अनकंडीशनल पब्लिक अपोलॉजी देनी होगी। अब ये केस जो लिस्टेड हुआ है नवंबर 2025 में लिस्टेड हुआ है, केस लिस्टेड ऑन नवंबर 2025। लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क क्या है, व्हाट इज द लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क। जैसा आपको पता होगा दोस्तों आर्टिकल 19 क्लॉज 1 एंड सब क्लॉज ए में राइट टू स्पीच के बारे में लिखा गया है। क्या लिखा गया है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच है। 19 क्लॉज 1 एंड सब क्लॉज ए क्या कहता है, राइट टू फ्रीडम। अगर हम बात करते हैं आर्टिकल 19 क्लॉज 2 की बात करते हैं, उसमें रीजनल रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच पर। क्या क्या रीजनल रिस्ट्रिक्शन है दोस्तों, डिसेंसी, मॉरलिटी एंड पब्लिक ऑर्डर पर अगर कोई बात आती है तो राइट टू फ्रीडम क्या हो सकती है, वायलेट हो सकती है।
और अगर हम बात करते हैं दोस्तों आर्टिकल 21 की बात करते हैं, आर्टिकल 21 कहता है राइट टू डिग्निटी एंड लाइफ। हर ह्यूमन बीइंग को क्या है, जीने का अधिकार है, वो भी डिग्निटी से। ऐसा नहीं है आप उसका एक्सप्लॉयटेशन करे जा रहे हैं, वो भी डिग्निटी से। कोई भी पर्सन ना तो उनका मजाक उड़ा सकता है, ना उनके बारे में कोई उल्टा सीधा कह सकता है। तो राइट टू डिग्निटी एंड लाइफ आर्टिकल 21 के अंदर आता है। एज सुप्रीम कोर्ट का जो ऑब्जर्वेशन था स्पीच के ऊपर वो क्या था, कितने टाइप की उन्होंने स्पीच बताई। उन्होंने जो स्पीच बताई दोस्तों, फ्री स्पीच, कॉमर्शियल स्पीच एंड प्रोहिबिटेड स्पीच। तो दोस्तों आपको पता होगा राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच के अंदर फ्री स्पीच की बात की गई है। फ्री स्पीच का क्या, आपका ओपिनियन हो, थॉट हो, जो भी आपके दिमाग में हो दोस्तों, वो आपकी फ्री स्पीच होगी। लेकिन अभी जो सोशल मीडिया के जो इन्फ्लुएंसर हैं वो क्या कर रहे हैं, वो फ्री स्पीच को कमर्शियलाइज कर रहे हैं। कमर्शियलाइज करने का क्या मतलब है, जो फ्री स्पीच से क्या कर रहे हैं दोस्तों, वो प्रॉफिट बना रहे हैं, वो गेन कर रहे हैं, वो पैसा बना रहे हैं। तो फ्री स्पीच को क्या कर दिया अब उन्होंने फ्री स्पीच को कर दिया कमर्शियल स्पीच। और अगर हम प्रोहिबिटेड स्पीच की बात करें तो दोस्तों जो एक्सप्रेशन मना हो या बैन हो ड्यू टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्ट्रिक्शन या मोरलिटी की वजह से या डिसेंसी की वजह से, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे प्रोहिबिटेड स्पीच। सोशल मीडिया ऑफन ओवरलैप कमर्शियल प्लस प्रोहिबिटेड स्पीच। सोशल मीडिया क्या करते हैं, जो सोशल मीडिया के जो इन्फ्लुएंसर हैं वो कमर्शियल स्पीच का यूज करते हैं और प्रोहिबिटेड स्पीच का यूज करते हैं। जो एक्सप्रेशन को मना किया गया है, जो राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच को मना किया गया है, उसी का सबसे ज़्यादा यूज करते हैं जो सोशल मीडिया जो इन्फ्लुएंसर ऑफन ओवरलैप कमर्शियल स्पीच एंड प्रोहिबिटेड स्पीच। प्रीलिम्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है आर्टिकल 19 एंड जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है वो। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल क्या कहता है दोस्तों, इंडिया फिजी कॉल फॉर ओपन इंडो पैसिफिक डिफेंस कोऑपरेशन। तो दोस्तों एक क्वेश्चन हमेशा से दिमाग में उठता है, फिजी कंट्री है वो इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट क्यों हो जाती है। जैसा आपको पता होगा दोस्तों, जो फिजी के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो इंडिया विजिट पर हैं। कौन कौन से जो एरिया हैं या फोकस एरिया हैं दोनों कंट्रीज के, वो क्या क्या है वो समझने की कोशिश करेंगे। तो फिजी के प्राइम मिनिस्टर कौन है, फिजी के जो प्राइम मिनिस्टर हैं सितबैनी रबुका। जो सितबैनी जो रेबुका हैं वो इंडिया विजिट पर आए हुए हैं। सितबैनी रबुका इंडिया विजिट पर आए हुए हैं और उन्होंने जो हमारे जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उनके साथ क्या की है, मीटिंग की है। जो हैदराबाद हाउस है दिल्ली के अंदर, जो हैदराबाद हाउस है न्यू दिल्ली में, वहाँ पर क्या की है, मीटिंग की है। अगर हम फोकस एरिया देखें तो फोकस एरिया क्या है दोनों कंट्रीज के। अगर हम फिजी कंट्री की बात करें, इंडिया की बात करें, तो फोकस एरिया क्या हो सकते हैं दोस्तों, डिफेंस कोऑपरेशन हो सकता है, मैरीटाइम सिक्योरिटी हो सकती है, और जो इंडो पैसिफिक रीजन है वो फोकस एरिया है। मैं आपको दोबारा से बता देता हूं, मैरीटाइम सिक्योरिटी, इंडो पैसिफिक रीजन एंड दोस्तों डिफेंस कोऑपरेशन क्या है, फोकस एरिया है दोनों जो कंट्रीज हैं फिजी और। अच्छा अब हम देख लेते हैं दोस्तों, मैप देख लेते हैं, एक हम वर्ल्ड मैप देखते हैं। और दोस्तों हमारा प्यारा भारत क्या है, वेयर इज, हमारा जो है दोस्तों ये है प्यारा भारत। और अगर हम फिजी कंट्री देखें दोस्तों, वेयर इज द फिजी कंट्री, वेयर इज लोकेटेड फिजी। दोस्तों फिजी जो है दोस्तों ये लोकेटेड है, कहाँ है दोस्तों, फिजी जो लोकेटेड है दोस्तों
ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है उसके ऊपर लोकेटेड है। कहां पर दोस्तों? जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है उसके ऊपर फिजी कंट्री लोकेटेड है। तो हमारा जो दोस्तों कंसर्न है फिजी कंट्री के साथ, एक तो सबसे बड़ा जो कंसर्न है दोस्तों, मैरीटाइम जो सिक्योरिटी है उसको कैसे डेवलप किया जाए, उसको कैसे सिक्योर किया जाए। और सबसे बड़ा दोस्तों, और हम क्या कर रहे हैं फिजी के साथ, जो डिफेंस कॉर्पोरेशन है वो कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? डिफेंस कॉर्पोरेशन। और दोस्तों ये जो इंडियन ओशन जो है, जो इंडो पैसिफिक रीजन है, उसको कैसे सिक्योर किया जाए, ये हमारे फोकस एरिया है फिजी कंट्री के साथ। तो हम जो फिजी है उसके साथ, तो हमने दोस्तों बता दिया फिजी कंट्री कहाँ है, आपको मैप में दिखा दिया। अगर दोस्तों आप मैप देखिए तो मैप में आपको पता चल रहा होगा वेयर इज द फिजी कंट्री। आगे बढ़ें। ट्रेनिंग प्रोवाइड करा रहा है और इक्विपमेंट प्रोवाइड करा रहा है। जो मैरीटाइम सिक्योरिटी है उसको अपग्रेड करने के लिए इंडिया टू प्रोवाइड ट्रेनिंग इक्विपमेंट अपग्रेड द फिजी मैरीटाइम सिक्योरिटी। दोनों कंट्री क्या है? सपोर्ट कर रही है फ्री ओपन इंडियन पैसिफिक ओशन। क्या है दोस्तों? दोनों कंट्री क्या है? सपोर्ट कर रही है फ्री ओपन सिक्योर इंक्लूसिव प्रॉस्परस इंडो पैसिफिक। तो क्या है दोस्तों? बोथ सपोर्ट फ्री ओपन इंक्लूसिव सिक्योर प्रॉस्परस एंड इंडो पैसिफिक। फिजी सीन एज द हब ऑफ इंडिया पैसिफिक एंगेजमेंट। मैंने जैसे बताया दोस्तों, फिजी इंडिया के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, जो इंडियन ओशन वाला रीजन है, जो इंडो पैसिफिक का रीजन है, उसको सिक्योर बनाया जा सके या उसको इंक्लूसिव बनाया जा सके, उसको प्रॉस्परस बनाया जा सके। तो फिजी सीन एज द हब इंडिया पैसिफिक एंगेजमेंट। फिजी क्या देख रही है? इंडिया एक हब है पैसिफिक एंगेजमेंट का। स्ट्रेंथिंग द कॉपरेशन विद डिफेंस, साइबर सिक्योरिटी, माइग्रेशन एंड हेल्थ। क्या कर रही है दोनों कंट्री? क्या कर रही है? स्ट्रेंथिंग कर रही है डिफेंस कॉपरेशन में, साइबर सिक्योरिटी में, माइग्रेशन में और हेल्थ में। किस चीज में? हेल्थ में। अगर हम डिफेंस कॉपरेशन की बात करते हैं, डिफेंस कॉपरेशन में क्या है? MOU साइन किया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है डिफेंस कॉपरेशन में, जो 2017 में साइन किया था। कॉपरेशन एरियाज क्या है? मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया था 2017 में दोनों कंट्री में। तो जो कॉपरेशन है डिफेंस कॉपरेशन के एरिया कौन कौन से हैं दोस्तों? यूएन पीस कीपिंग ऑपरेशन हो गया, मिलिट्री मेडिसिन हो गई, जो मिलिट्री मेडिसिन है वो प्रोवाइड कराएगी इंडिया, वाइड शिपिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हो गई वो प्रोवाइड कराएगी इंडिया, और जो कैपेसिटी बिल्डिंग है फॉर फिजी आर्म फोर्स, जो कैपेसिटी बिल्डिंग है फिजी आर्म फोर्स, वो क्या करेगा? इंडिया प्रोवाइड कराएगा। इंडिया टू गिफ्ट 2 एम्बुलेंस फिजी मिलिट्री। इंडिया ने क्या है? 2 जो एम्बुलेंस हैं वो गिफ्ट की हैं फिजी को। और इंडियन नेवी टू मेक पोर्ट कॉल टू फिजी एनहांसिंग द इंटरपेरोबिलिटी। डिफेंस विंग टू बी ओपन इन हाई कमीशन फॉर इंडिया सुबह। तो डिफेंस विंग क्या है दोस्तों? ओपन की जा रही है। जो फिजी की जो हाई कमीशन है, फिजी में जो हाई कमीशन है इंडिया का, वहां पर हाई कमीशन कहाँ है इंडिया का? फिजी के अंदर सूबा। कहां पर है? सूबा के अंदर दोस्तों क्या है? हाई कमीशन है। अगर हम अदर MOUs की बात करें या एग्रीमेंट की बात करें, उसमें क्या, जो सुपर स्पेशली हॉस्पिटल है वो MOU साइन हुआ है किसके? फिजी के साथ इंडिया ने क्या किया है? साइन किया है। और एग्रीमेंट क्या है? माइग्रेशन एंड मोबिलिटी एग्रीमेंट साइन किया है, माइग्रेशन एंड मोबिलिटी। ये क्या किया है? और एक साइबर सिक्योरिटी का जो कॉपरेशन है, एक सेल बनाया जाएगा फिजी के अंदर साइबर सिक्योरिटी का, वो साइबर सिक्योरिटी कॉपरेशन साइन किया गया है बिटवीन इंडिया एंड फिजी। और अगर आफ्टर द पहलगांव अटैक, फिजी ने इंडिया का सपोर्ट किया था। फिजी ने क्या किया था? इंडिया का सपोर्ट किया था। टेररिज्म, स्ट्रेटेजिक एंगल क्या है हमारा? जो फिजी के साथ जो रिलेशनशिप है उसका हम स्ट्रेटेजिक एंगल क्या कर सकते हैं? क्या जो फिजी कंट्री है क्या वो चाइना का अपोज करती है? जो नेवल बेस बना रहे थे पैसिफिक आइलैंड में, जो नेवल बेस बनाया जा रहा था चाइना द्वारा
पैसिफिक आइलैंड में क्या फिजी ने उसका अपोज किया था? तो इसका आंसर है हाँ, जो फिजी के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने क्या किया था, जो नेवल बेस बनाया जा रहा था पैसिफिक आइलैंड में, उसका उन्होंने क्या किया था, उसका उन्होंने अपोज किया था, अपोज पैसिफिक आइलैंड किया था। जॉइंट स्टेटमेंट दिया था कि जो इंडो पैसिफिक वाला एरिया है वो ओपन होना चाहिए, इंक्लूसिव होना चाहिए, प्रॉस्परस होना चाहिए और फ्री होना चाहिए, ऐसा उनका स्टेटमेंट था, जॉइंट स्टेटमेंट था दोनों का, इंडिया एंड फिजी। इंडिया का जो इंडो पैसिफिक जो इनिशिएटिव है उसको फिजी ने क्या किया, उसको वेलकम किया है, फिजी ने उसको क्या किया है, वेलकम किया है इंडियाज इंडो पैसिफिक इनिशिएटिव को। क्या करेगा दोस्तों, इनहांस करेगा इंडिया की जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है और जो इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी है उसको। और ये टॉपिक दोस्तों प्रीलिम्स और मेंस के लिए, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है और प्लस मेंस। चलिए नेक्स्ट